नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें जरा हटके में। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। हम हर खबर से आपको कराते हैं बाखबर, लेकिन इन खबरों के बीच में कुछ खबरें होती हैं अलग और ख़ास, अलग तेवर वाली, अलग पहचान वाली, अलग संदेश देने वाली। ऐसी ही खबरों की बात करते हैं हम हमारे खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में। आज हम बात करेंगे उस परिवार की जिसको आया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोन। फिर फोन पर क्या हुई है बात? मध्य प्रदेश और यहां के बाघों के दर्शन के लिए आने वाले सैलानियों के लिए है खुशखबरी। चलेंगे एक ऐसे इको ब्रिज के पास जो इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए बना है। चलेंगे हिमाचल प्रदेश जहां बिछ गई है बर्फ की चादर। देखेंगे कौन है नैनीताल के नवरत्न और क्यों है इनको मदद की जरूरत। देखेंगे कैदियों की पाठशाला, लेकिन सबसे पहले बात थाने में लगे शादी के फेरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। कहा गया है कि थाना और कचहरी की सीढ़ी चढ़ने से भगवान बचाए, लेकिन जब वही थाने की सीढ़ी किसी की जिंदगी की सीढ़ी बन जाए तो, वही थाना किसी को मुकम्मल जहां दिला दे तो। सिवनी में एक ऐसा ही मामला सामने आया जब एक प्रेमी जोड़े की थाने में ही शादी करवा दी गई, वो भी पूरे विधि विधान के साथ। और इस विवाह की गवाह भी पुलिस बनी और बाराती भी पुलिस बनी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जब थाने में लगे शादी के फेरे और पुलिस बने बाराती। जी हाँ, ये सिवनी जिले का बंडोल थाना है जहां पुलिस वाले शादी करवा रहे हैं। चौंकी मत, ये पुलिस वालों की ड्यूटी नहीं है बल्कि ये सिवनी पुलिस की सोशल इंजीनियरिंग है। थाने में पुलिस वालों ने न केवल शादी करवाई बल्कि दो परिवारों को भी मिलवाया। हुआ यूं था कि इसी थाने में कुछ दिनों पहले शिकायत आई थी। एक लड़का एक लड़की को जबरन अपने घर ले गया है। दरअसल बंडोल थाने अंतर्गत सारसडोल गांव की रहने वाला युवक शेषराम बरमैया और बलारपुर गांव निवासी युवती प्रार्थना बरमैया का एक दूसरे के साथ काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक युवती एक ही समाज के होने के बाद भी परिवार वाले दोनों की शादी के लिए राजी नहीं थे। लड़के के कम पढ़े लिखे होने की वजह से लड़की के परिवार वालों ने लड़के का रिश्ता ठुकरा दिया था। लेकिन दोनों प्रेमियों के बीच प्रेम परवान चढ़ चुका था। एक हफ्ते पहले प्रेमिका परिवार वालों के खिलाफ जाते हुए लड़के के पास चली गई। इसके बाद मामला और बिगड़ गया। लड़की का परिवार बंडोल थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। लड़के पर जबरन लड़की को भगाने का आरोप लगाया। पहले तो बंडोल थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर ने मामले को समझा, फिर दोनों परिवार के लोगों को थाने में बुलाया और काफी समझाइश देकर दोनों परिवार की नाराजगी को दूर किया। और फिर दोनों परिवार की सहमति से थाना परिसर में ही स्थित मंदिर में दोनों प्रेमियों का विवाह संपन्न करा दिया। हाँ, यहाँ एक सूचना मिली थी कि एक लड़की है जिसकी उम्र 22 वर्ष की है और लड़का है जिसकी उम्र 25 वर्ष है। लड़का लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के अंदर रहने वाला है और लड़की बंडोल थाना क्षेत्र की है। कुछ समय पहले माता पिता के द्वारा इसे शिकायत की गई थी कि लड़की को लड़का भगा करके ले गया है उसकी मर्जी के विरुद्ध। इस पर से लड़की को दस्तयाब किया गया, उसको बुलाया गया और जब पता किया गया तो ये बात निकल के आई कि इन दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग था। और चूंकि लड़का और लड़की एक ही समाज के हैं, इसके अलावा लड़की चूंकि ग्रेजुएट है और लड़का कम पढ़ा लिखा है, इस वजह से घर वालों को शादी से इनकार था। इस संबंध में जब लड़की के द्वारा इसी लड़के से शादी करने के संबंध में सहमति जताई गई, तब बंडोल पुलिस के द्वारा दोनों परिवारों को बुलाया गया, माता पिता को, और उन्हें उनकी काउंसलिंग की गई। शादी में बाकायदा विवाह के मंत्र पढ़े गए, फेरे लिए गए, प्रेमी जोड़े ने एक दूसरे को माला पहनाई। इस अनोखी शादी में थाने का पूरा स्टाफ बाराती बनकर मौजूद रहा। बाद में पुलिस ने दोनों के परिवार को समझाकर दुल्हन को उसके ससुराल रवाना कर दिया। शादी के बाद दोनों ही परिवार खुश हैं। वहीं परिणय सूत्र में बंधे जोड़े भी पुलिस के इस प्रयास से काफी खुश हैं। अजहर खान, न्यूज़ 18 सिवनी। आप नींद में सोए हुए हैं और आपको उसी वक्त अचानक मुख्यमंत्री का फोन आ जाए तो क्या करेंगे? गर्व तो महसूस होगा ही, साथ ही खुशी भी होगी। एक ऐसी ही खुशी मिली है होशंगाबाद के फेफर ताल में रहने वाले एक परिवार को,
जब उनको खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान का फोन आया। क्यों आया फोन, क्या हुई बात, देखिए ये खास रिपोर्ट। कई दिनों से बेचैन परिवार को जब सीएम शिवराज का फोन आया तो घर वाले हैरान रह गए। घर वाले तो घर वाले, आस पड़ोस और जान पहचान वाले सब दंग रह गए। आखिर क्यों आया था फोन, क्या कहा सीएम साहब ने? तो चलिए कहानी से शब्दों का पर्दा गिराते हैं और पूरी हकीकत आपको बताते हैं। दरअसल घटना 22 नवंबर की है, जब होशंगाबाद जिले के फेफरताल से एक 14 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई। बच्ची के गायब होते ही परिवार में हड़कंप मच गया। आस पड़ोस में बच्ची को खूब खोजा गया, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं लगी। थक हार कर परिवार पुलिस की शरण में पहुंचा, लेकिन हाथ खाली के खाली रहे। बच्ची का कहीं कोई सुराग नहीं लगा। दिन बीतने के साथ मामले ने राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कुछ कथित हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने तो यहाँ तक कह दिया मामला लव जिहाद का है। अपनी सस्ती सियासत चमकाने के लिए लोगों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया, लेकिन बीती रात आए सीएम के फोन ने सबके इंतजार को खत्म कर दिया। साथ ही कई लोगों के कयासों पर ब्रेक भी लगा दिया। बीती रात स्वयं सीएम ने परिजनों से बच्ची के सकुशल होने की जानकारी दी। थाना देहात में होशंगाबाद में 22 तारीख को एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला था। उस अपहरण के मामले के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने अपहृत बच्ची की बरामदगी कर ली है। अभी इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। खबर है कि नाबालिग को पुलिस ने यूपी बॉर्डर से बरामद किया है। वहीं पुलिस ने मामले में एक युवक को भी हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए युवक ने ही फेसबुक के जरिए लड़की को अपने पास बुला लिया था। हालांकि पुलिस अधिकारी मामला नाबालिग होने के कारण ज्यादा खुलकर नहीं बता रहे हैं। परिजनों ने इस मामले में सीएम को धन्यवाद दिया है। बच्ची के मिलने से परिवार में खुशी का माहौल है। घर परिवार ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोग भी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश और यहाँ के बाघों के दर्शन के लिए आने वाले सैलानियों के लिए खुशी की खबर है। मध्य प्रदेश से टाइगर स्टेट का दर्जा नहीं छिनेगा। कायम रहेगा मध्य प्रदेश का जलवा, नहीं छिनेगा टाइगर स्टेट का दर्जा। एमपी में है दम, बाघ नहीं है कम, बाघों की बहार है। कुदरत ने मध्य प्रदेश को करीने से संवारा है, तभी तो यहाँ कुदरत की नेमत कण कण में दिखाई देती है। यही वजह है न सिर्फ इंसान बल्कि बेजुबान भी यहाँ की वादियों में फल फूल रहे हैं, खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय पशु बाघ की संख्या में यहां दिनों दिन इजाफा होता जा रहा है। मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 675 बाघ हैं, जिनमें 550 बड़े बाघ बाघिन और 125 शावक शामिल हैं। बाघों के बढ़ते परिवार की मध्य प्रदेश में बहार है, इसलिए टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश के पास ही बरकरार है। हालांकि पिछले 19 सालों में मध्य प्रदेश में करीब 290 बाघों की मौत हुई है, लेकिन ये आंकड़े बाघों की बढ़ती संख्या की तुलना में कम हैं। यानी मध्य प्रदेश में बाघों की जन्म दर मृत्यु दर से ज्यादा है। वन विभाग से जुड़े अधिकारियों की दलील है कि महज 5% बाघों की मौत शिकार और इंसान और बाघों की भिड़ंत से हुई है, जबकि 95% मौत सामान्य हालत में या बाघों के बीच साम्राज्य कायम करने की लड़ाई में हुई है। इसी आधार पर मध्य प्रदेश का जलवा कायम है। हालांकि एक दौर वो भी आया था जब साल 2010 में मध्य प्रदेश से कर्नाटक ने टाइगर स्टेट का दर्जा छीन लिया था। तब कर्नाटक में 300 बाघ हुआ करते थे, जबकि मध्य प्रदेश में 257। साल 2014 में जब देश में बाघों की गणना हुई तो भी कर्नाटक 408 बाघों के साथ पहले नंबर पर था, जबकि उत्तराखंड 340 बाघों के साथ दूसरे नंबर पर और 308 बाघों के साथ मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर पहुंच गया था।
लेकिन साल 2018 आते आते हालात बदल गए। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर अपना जलवा कायम कर लिया। मध्य प्रदेश के तमाम टाइगर रिजर्व और जंगलों में बाघों की संख्या में इजाफा हुआ और 2018 में गणना हुई तो मध्य प्रदेश 526 बाघों के साथ पहले पायदान पर पहुंचने में कामयाब हुआ, जबकि कर्नाटक महज 2 बाघों से यानी 524 बाघों के साथ दूसरे पायदान पर लुढ़क गया। और अब फिर से बाघों की मध्य प्रदेश में बहार है, तो फिर खुशी के इस मौके पर आप भी प्लान बनाइए और मध्य प्रदेश की सैर पर निकल जाइए, बाघों के दर्शन कराइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उत्तराखंड वन विभाग ने एक अनूठी पहल की है। यहां जंगलों के बीच एक ऐसा इको ब्रिज तैयार किया गया है जो इंसानों के लिए नहीं बना है। जी हां, आप भी चौंक गए होंगे और सोच रहे होंगे कि जब इंसानों के लिए नहीं बना तो फिर किसके लिए बना है। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। इन जंगलों के बीच अपनी नजरें थोड़ी ऊपर उठाइए। यहाँ आपको देखने में कुछ लटका हुआ दिख रहा होगा। जी हाँ, एक पुल आसमान के ऊपर बना हुआ नजर आया होगा, जो उतना मजबूत और एक इंसान के पार होने लायक नहीं दिख रहा है। दरअसल ये ब्रिज इंसानों के लिए नहीं बल्कि सांप, छिपकली, गिलहरी और बंदरों के लिए बनाया गया है। आखिर इसे क्यों बनाया गया है, चलिए जानते हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि जो रोड एक्सीडेंट्स में रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप जीवों की मृत्यु हो जाती थी, उसकी दुर्घटना को कम करने के लिए ये बनाया गया है। इसमें हमारा प्रयास है कि इससे जितने भी रेप्टाइल्स हैं जैसे स्नेक्स, पाइथन, लिजर्ड, मॉनिटर लिजर्ड, ये सब स्क्विरल्स हो हैं, एंट ईटर है, ये सब इसको क्रॉस करें और रोड एक्सीडेंट से बच जाएं। आप समझ गए होंगे, ये गाड़ियों से कुचलकर मरने वाले सरीसृपों की जिंदगी बचाने के लिए पुल बनाया गया है। बांस, रस्सी, कुश और घास से महज 2 लाख की लागत से बना ये ब्रिज लगभग 90 फीट लंबा है, जो काला ढूंगी से नैनीताल हाईवे के बीच बनाया गया है। लंबाई है 90 फीट या लंबा है लगभग, और 5 फीट इसकी चौड़ाई है। किस चीज से बनाया गया है? हाँ, क्योंकि यह इको ब्रिज है, अपने तरह का एक उत्तराखंड में पहला एक इको ब्रिज है, तो इसको हमारा उद्देश्य ये था कि सीमेंट, सरिया तरह की चीजें ना रहें और सारी की सारी नेचुरल चीजें रहें। तो ये रस्सी से, बैम्बू से, जूट की रस्सी से बनाया गया। उत्तराखंड वन विभाग ने पुल बनाने के साथ इसके चारों तरफ कैमरे भी लगाए हैं। इससे सरीसृपों की गतिविधियों का भी पता चलेगा और इसमें क्या कमियां और खूबियां हैं, ये आगे की रणनीति बनाने में भी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और बजट की कमी है, फिर भी आप फॉरेन टूर जैसा मजा लेना चाहते हैं, तो आपको भारत से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ ही आपको इतना मजा देंगे कि आप सब कुछ भूल जाओगे। चमोली का औली हो या हिमाचल प्रदेश का मनाली, हर जगह बर्फबारी हो रही है और सैलानी नवंबर से ही स्नोफॉल का लुत्फ उठा रहे हैं। जो लोग इस मौसम का आनंद लेने पहाड़ों से दूर हैं, उनके लिए हम खास तस्वीर लेकर आए हैं। आप घर बैठे उत्तराखंड की वादियों में गिरते बर्फ का आनंद ले सकते हैं। ये उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं। यहाँ कई दिनों से बर्फबारी हो रही है। तापमान में भारी गिरावट की वजह से सड़कें बर्फ से ढक गई हैं, तो घरों और गाड़ियों की छत पर भी बर्फ जमा हो गई है। ठंड की वजह से जहाँ स्थानीय लोग घरों में दुबक गए हैं, तो वहीं टूरिस्ट के लिए पहाड़ों में घूमने का सबसे सुनहरा अवसर है। लेकिन ठंड की वजह से जो लोग उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल मुब्बा को छोड़कर निचले इलाकों में चले जाते थे, वो फंस गए हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि यहाँ के जो लोग, स्थानीय लोग हैं, मुगवा धराली के जो लोग हैं, वो इस साल यहाँ फंस गए हैं, क्योंकि वो शीतकालीन प्रवास के लिए उत्तरकाशी के या देहरादून के आसपास चले जाते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ आजकल एक पिक्चर की शूटिंग चल रही है, जो यहाँ से ऊपर 7 ताल एक जगह है जो 2-2.5 किलोमीटर ऊपर है, और वहाँ पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी बर्फबारी हो रही है। और आज रात अमन मेरे हिसाब से भी करीबन वहाँ 2.5-3 फुट बर्फ पड़ गई होगी, और वो टेंट के अंदर रह रहे हैं। भले ही मुब्बा धराली के आसपास के इलाकों में बर्फबारी ने थोड़ी मुसीबत बढ़ा दी है, लेकिन टूरिस्ट इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं।
उत्तरकाशी में पहुंचे टूरिस्ट एक दूसरे को बर्फ के गोले मारकर खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से पर्यटकों का उत्साह आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में अब ट्रैकिंग रूट पर टूरिस्ट आने लगे हैं। मौसम विभाग की माने तो इन इलाकों में अभी और बर्फबारी होने वाली है। ये कपाट बंद हुए हैं 15 नवंबर को। उसी रात से लगातार यहाँ पर बर्फबारी हो रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आज भी आपने यहाँ पर देखा होगा बहुत बर्फबारी हो रही है और मौसम की जो चेतावनी उस हिसाब से यहाँ पर जो लगातार बर्फबारी जारी है। और आपने देखा होगा जो यहाँ पर जो आर्मी की जो सेवा है वो भी बाधित हो रही है, क्योंकि सड़क पे भी जो है बर्फ पड़ चुकी है। उत्तरकाशी की तरह चमोली भी बर्फ की चादर में ढक गया है। ऐसा लगता है मानो पहाड़ ने चांदी की चादर ओढ़ ली है। निचले इलाकों में ठंड की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। बद्रीनाथ, औली और हेमकुंड में भारी बर्फबारी हो रही है। यही वजह है कि अब यहाँ पर सेनानियों की संख्या बढ़ने लगी है। हम 4 फ्रेंड्स हैं और हम वहाँ नीचे जोशीमठ में रुके हुए हैं। पहले हम चोपता गए थे, फिर हमने तुंगनाथ ट्रैक भी करा, फिर हम मंदिर भी गए थे टेम्पल। बस आज हम औली आए। अब विकासनगर में स्नोफॉल के बीच खेलते सैलानी भी नजर आए। चक्राता के पास ऊंचाई वाले टूरिस्ट स्पॉट लोखंडी, बुदेल घाटी, देववन पूरी तरह से बर्फ से ढक गए। यहाँ के व्यापारियों के लिए ये मौसम अवसर लेकर आता है। इसी वजह से वो टूरिस्ट को देखकर खुश हैं। लोखंडी में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसमें एंजॉय करने में बड़ा मज़ा आ रहा है और पर्यटकों का आने जाने का सिलसिला जारी है और खूब मज़े कर रहे हैं। पर्यटक भी काफ़ी मज़े कर रहे हैं, जिससे यहाँ के लोगों का, पर्यटकों के आने से यहाँ के लोगों का रोज़गार भी बढ़ रहा है। क्योंकि कोरोना के चलते हुए सब कुछ बंद था 7-8 महीने तक, तो अभी क्या है पर्यटक आ रहे हैं तो सबका रोज़गार बढ़ा हुआ है। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाके भी इस वक्त सफेद चादर में लिपटे हुए हैं और पर्यटकों को लुभा रहे हैं। बर्फबारी के दिनों में ये इलाके इतने खूबसूरत हो जाते हैं कि सैलानी यहाँ पर बार बार आना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि इस साल पहले से ही बर्फबारी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में आमतौर पर नवंबर का महीना शुष्क माना जाता था। दिसंबर अंतिम सप्ताह या फिर जनवरी फर्स्ट वीक के आसपास ही लोगों को बारिश और बर्फबारी देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार नवंबर से ही बारिश और बर्फबारी भी शुरू होने लगी है। एक हफ्ते में जो उत्तराखंड में मौसम साफ रहने वाला है। जो मेन एक्टिविटी थी वो 25-26 को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुई थी, अब जो है वो गुजर गया है। तो जो अगले आने वाले 5 से 7 दिन में उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा और दिन में ऐसे ही जो है धूप निकलेगी। लेकिन जो टेम्परेचर है वो जरूर सुबह और शाम डाउन रहेगा। 2 से 5 डिग्री तक का डाउनफॉल टेम्परेचर में देखने को मिल सकता है, ये मौसम विभाग का कहना है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। नैनीताल शहर जितना खूबसूरत है, उससे ज्यादा आकर्षक यहाँ ब्रिटिश राज में बने भवनों का इतिहास है। पर्यटक जिस इतिहास को जानने आते हैं, जिसे निहारने आते हैं, अब इन्हीं धरोहरों को बचाने की भी जरूरत आन पड़ी है। एक रिपोर्ट देखिए। नैनीताल में ब्रिटिश राज के चिन्ह इन भवनों में आज भी देखे जा सकते हैं। 1884 में कुमाऊं कमिश्नर की याद में बना रैमजे अस्पताल उस दौर की कहानी आज भी कह रहा है। गॉथिक शैली में बने नैनीताल का राजभवन, चर्च, स्कूल और होटल भी सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। 150 साल से भी ज्यादा पुराने इन भवनों को साल 1841 के बाद अंग्रेजों ने बसाया था। अस्पताल, शेरवुड हाउस और सबसे पुरानी कोठी पिलग्रिम लॉज भी इतिहास के पन्नों को खोलते हैं। ब्रिटिश कंट्री बंगलो स्टाइल यानी इंग्लैंड शहर की बाहरी शैली में तैयार इन भवनों की बनावट ऐसी कि दूर दराज से आने वाले पर्यटक भी इसको जानने और समझने के लिए पहुंचते हैं। जब ये कमिश्नरी बनी यहाँ पर, तब अंग्रेज लोगों ने महसूस किया कि इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। शुरू में तो उन्होंने सोचा था हेल्थ रिजॉर्ट, फिर बाद में उन्होंने सोचा कि यहाँ पर पर्यटन जो है उसको भी लाया जा सकता है। कंजर्व भी अच्छा किया हुआ है। हम तो लंबे से आए हैं, तो बाहर से आने के बाद ये सब देखने का नज़रिया अच्छा लगता है। ऐसे ही आगे मेंटेन हो तो सही रहेगा। नैनीताल शहर में 140 हेरिटेज भवन हैं, जिनके रखरखाव की भी चिंता बढ़ने लगी है। शहर के मेट्रोपोल होटल का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है, तो रैमजे अस्पताल का हाल भी इससे जुदा नहीं। हालांकि डीएम कार्यालय और कमिश्नरी भवन के साथ निजी होटलों का रखरखाव कुछ हद तक जरूर हुआ है,
लेकिन हेरिटेज एक्ट ना होने के चलते इनको बचाने की चुनौती अब भी खड़ी है। विरासत को बचाना है तो सबसे पहले हेरिटेज एक्ट लाना चाहिए। हेरिटेज एक्ट आएगा तो ये सब चीजें अपने आप बढ़ती जाएंगी और टूरिज्म सबसे पहले उसका बेनिफिशियरी होगा। ऐतिहासिक महत्व समेटे इन धरोहरों को आज बचाने की जरूरत पड़ गई है। जरूरत है तो सरकार को एक नीति तैयार करने की, ताकि इन ऐतिहासिक इमारतों को बचाया जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। हर इंसान के अंदर कुछ खामियां होती हैं तो कुछ अच्छाइयां भी, लेकिन समय और परिस्थिति किसे अपराधी बना दे और किसे महात्मा कहा नहीं जा सकता। यही वजह है सोचने समझने में समर्थ इंसान भी कई बार अपराधी बन जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट भी यही कहती है। लेकिन यह पहली बार है कि एक राज्य की जेल से एक ऐसी पहल की शुरुआत हुई है जो समाज को एक नई दिशा दे सकती है। इन तस्वीरों को देखिए। क्या इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जेल में बंद सजा याफ्ता कैदियों की है? क्या इन तस्वीरों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहानी दिखाने का ये अंदाज हत्या, बलात्कार, मारपीट और छेड़खानी जैसे अपराधों की सजा पाए किसी खतरनाक अपराधी का है? जाहिर है आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन सच यही है कि इन दिनों उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कई खतरनाक अपराधी जेल में बंद अपने दूसरे साथियों को साक्षर बनाने में जुटे हैं। जिस कैदी की जैसी योग्यता है वो अपनी क्षमता और कौशल के मुताबिक जेल में बंद अपने दूसरे साथियों को पढ़ा रहा है। कुल मिला के जो शिक्षित बंदी हैं वो जेल की व्यवस्था में एक अपेक्षित सुधार और आमूलचूल परिवर्तन भी कई बंदियों के हस्तक्षेप से हुआ है। दरअसल यूपी की जेलों में इस वक्त करीब 1,12,000 कैदी बंद हैं, जिनमें करीब 10% कैदी ही पेशेवर अपराधी हैं, जबकि बाकी दूसरे कैदी हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार, मारपीट, छेड़खानी और धोखाधड़ी जैसे मामलों में जेल में बंद हैं। इन कैदियों में 11,711 कैदी उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, जबकि 8,151 कैदी ग्रेजुएट और 2,635 कैदी पोस्ट ग्रेजुएट। वहीं 925 कैदी तकनीकी शिक्षा प्राप्त इंजीनियर हैं। लिहाजा इन कैदियों की योग्यता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद बाकी कैदियों को शिक्षित करने के लिए एक विशेष शिक्षण प्रशिक्षण अभियान चलाने का फैसला लिया गया। बंदियों को हमारा जेल तंत्र के अधिकारी कर्मचारी मोटिवेट करते हैं और बंदी भी स्पेशली जो सजा याफ्ता है जो लंबे समय के लिए जेल में आते हैं तो उनमें ये बात आ जाती है कि इसमें जेल की व्यवस्था में कुछ सुधार करें, बंदियों को ज्ञान अर्जित करें। जेल में कैदियों के लिए कैदियों की मदद से चलाए जा रहे इस अभियान से काफी मदद भी मिल रही है। कई कैदियों ने तो अच्छे नंबरों के साथ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी परीक्षाएं भी पास कर ली हैं। इतना ही नहीं, जेल से छूटने के बाद कई कैदियों ने तो जेल में मिली शिक्षा और प्रशिक्षण की बदौलत रोजगार भी हासिल कर लिया है। अपनी पढ़ाई जारी रखूंगा। मेरे माँ बाप बचपन से नहीं थे, इसलिए मैं अपने घर पे पढ़ नहीं पाया। जेल से मैं आज 10वीं क्लास पास कर ली है मैंने। जेल के अंदर आ रहा ये बदलाव निश्चित तौर पर बाहर एक सभ्य समाज के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाएगा। उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जेलों में शुरू हुई ये सुखद पहल समाज को बदलने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। लखनऊ से राजीव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18।